हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे औसत लागत वक्र को। तो औसत लागत वक्र कैसा होता है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब औसत लागत वक्र के दो हिस्से होते हैं। पहला है एएफसी और दूसरा है एवीसी, यानी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। इन दोनों का योग ही, इन दोनों का जोड़ ही औसत लागत कहलाता है। तो हम लोग पहले औसत लागत वक्र में एएफसी का योगदान देखेंगे कि एएफसी जो वक्र है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो एएफसी को प्राप्त करने का तरीका है, जो कुल स्थिर लागत होता है उसमें उत्पादन की इकाइयों से भाग देते हैं, यानी कुल स्थिर लागत डिवाइड बाई क्वांटिटी, यानी जो उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, तो उससे हमें औसत स्थिर लागत की प्राप्ति हो जाती है। एएफसी वक्र जो है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यह आयताकार अति परवलय वक्र होता है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस पूरे वक्र पर इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वह इकाई के बराबर होती है। औसत स्थिर लागत जो है उत्पादन बढ़ने के साथ घटती है, क्योंकि टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत वक्र जो है वह स्थिर होता है। जो टीएफसी हमारा होता है, टीएफसी वह अल्पकाल में स्थिर होता है, यानी उसमें उत्पादन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह उत्पादन करने से पहले ही हम लगाते हैं, जैसे भवन, मशीनें, तो वह उत्पादन जब शून्य होता है तो टीएफसी अपना एक स्तर प्राप्त कर लेता है, यानी उत्पादन के दौरान वह इस प्रकार हॉरिजॉन्टल रेखा के रूप में होती है। जब उसको हम लोग डिराइव करेंगे तो हमें एएफसी रेखा जो है इस प्रकार प्राप्त होती है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो हम लोग देख लिए कि औसत स्थिर लागत एएफसी उत्पादन बढ़ने के साथ घटता जाता है, यानी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये घटता जाएगा, नीचे की ओर जाता जाएगा। उसका रीजन है कि टीएफसी स्थिर होता है। एएफसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, एएफसी जो वक्र है उसका प्रत्येक बिंदु पर एएफसी एवं क्यू, यानी यहाँ और यहाँ जो रहेगा उसका गुणनफल स्थिर होता है, एक समान बना रहता है। इसी कारण जिसकी इलास्टिसिटी होती है वह एक के बराबर होती है। अब हम लोग एएफसी रेखा का डिराइवेशन देखेंगे कि एएफसी रेखा की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ हमने दो ग्राफ बनाया है, जो कि एक के नीचे दूसरा बनता है। तो ऊपर वाले ग्राफ में हम देखें कि पहले हमारा ये टीएफसी वक्र है, यानी कुल स्थिर लागत वक्र की जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है। उत्पादन प्रक्रिया के शुरुआत में ही ये हमारा स्थिर होता है, ये लगता है। तो टीएफसी जो हमारा स्थिर बना हुआ रहता है उस पर यदि उत्पादन Q1, Q2 और Q3 हम यदि प्राप्त करते हैं तो इससे हमें एएफसी की प्राप्ति होगी। वह किस प्रकार होगी? उत्पादन स्तर Q1 से हम टीएफसी रेखा पर एक लंब डालते हैं, यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं ए बिंदु। Q2 उत्पादन स्तर से हम एक लंब डालेंगे जिसको बी बिंदु पर टच करेगा टीएफसी को, और Q3 उत्पादन स्तर पर लंब डालेंगे जो सी बिंदु पर टच करता है टीएफसी रेखा को। जब हम 3 लंब डाल लिए तो फिर ए बिंदु से मूल बिंदु पर एक रेखा खींचते हैं जो ढाल बताती है कि टीएफसी का ओ और ए बिंदु के बीच ढाल कितना है। उसी प्रकार OB, OA, OB और OC, यानी तीनों बिंदुओं ABC पर OB, OA, OB, OC
रेखा की ढाल बताती है उत्पादन स्तर Q1, Q2, Q3 पर। जब इसी ढाल से हम AFC की व्युत्पत्ति कर सकते हैं, यानी जब हम नीचे हम AFC रेखा प्राप्त करना है, AFC वक्र हमें प्राप्त करना है, तो Q1 उत्पादन स्तर पर लंब को हम नीचे को बढ़ाएंगे, जो दूसरे ग्राफ में टच करता हुआ Q1 रहेगा, Q2 का Q2, Q3 का Q3। ये हम लंब इस तरह से डाल देते हैं। लंब डालने के बाद जो OA ढाल है, उसी ढाल से हमें A डैश, B डैश और C डैश की प्राप्ति होती है। और जब तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं, तीनों पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें AFC रेखा की प्राप्ति हो जाती है। AFC रेखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जो बताता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे AFC रेखा नीचे की ओर गिरती जाती है। इसका जो अनुपातिक रूप होता है वह इस प्रकार होता है कि AFC इंटू Q करेंगे तो हमें प्रत्येक बिंदु पर जो गुणनफल करने से स्थिर या एक समान वक्र AFC की प्राप्ति होती है। AFC रेखा हमारा इस प्रकार का बनता है, यानी TFC से ही AFC वक्र की प्राप्ति होती है। अब हम लोग औसत परिवर्तनशील लागत को देखेंगे। औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त करने के लिए हमें कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन से भाग देना होता है। तो TBC डिवाइड बाई Q करेंगे तो हमें ABC की प्राप्ति हो जाती है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि TBC से कैसे ABC की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि TBC वक्र मूल बिंदु से शुरू होती है और इसकी आकृति उल्टा S की तरह होता है, यानी उल्टा S की आकृति होती है TBC की। और यह मूल बिंदु O से शुरू होती है। तो यहाँ भी हमने TBC वक्र को खींच लिया है, जो उल्टा S आकृति की है, और उस पर हमने उत्पादन के 3 स्तरों को देखा है, Q1, Q2, Q3। Q1 से TBC पर लंब डाला, Q2 से लंब डाला, Q3 से लंब डाला। इससे हमें क्रमशः P, R और T बिंदु की प्राप्ति होती है। अब P, R, T तीनों बिंदुओं से हम मूल बिंदु पर एक रेखा खींचेंगे, जो इसकी ढाल को बताएगी कि Q1 उत्पादन पर P बिंदु पर कितना ढाल है, Q2 उत्पादन पर R बिंदु पर कितना ढाल है। तो हमें तीनों उत्पादन स्तरों पर P, R, T तीनों बिंदुओं पर हमें ढाल OP, ढाल जो हमारा है OP, OR और OT की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग उसके जस्ट नीचे एक दूसरा X और Y एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं, और Q1, Q2, Q3 पर जो लंब डाला गया है उससे हम लोग नीचे की तरफ खींचते हैं, और इस तरह से हमें उत्पादन Q1, Q2, Q3 के दूसरे ग्राफ में भी प्राप्त हो जाता है। अब ये जो ढाल है OP, OR, OT, इस ढाल के जरिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा ही ABC की रेखा होती है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत की रेखा होती है, जिसे हमने OP ढाल पर OP1, OP डैश, OR जो ढाल रेखा है उससे R डैश, और OT जो ढाल है उससे T डैश, ये 3 बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। इन तीनों बिंदुओं को जब मिला देते हैं तो हमें औसत वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी औसत परिवर्तनशील लागत की रेखा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही
ABC की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जान चुके हैं कि औसत लागत AFC और ABC का योग है AC रेखा U आकृति की होती है और ABC रेखा भी U आकृति की होती है, जबकि AFC रेखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इस प्रकार हम चाहें तो एक ग्राफ में AC, ABC, AFC तीनों को बना सकते हैं। यहाँ हम लोग एक बात का और देख लें कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं, यहाँ भी परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। यानी शुरुआत में जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो लागत घटती है, जब उत्पादन का प्रतिफल स्थिर होता है तो लागत भी स्थिर होता है, और जब उत्पादन का प्रतिफल घटने लगता है तो लागत जो है औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ने लगती है। यहाँ भी परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। तो अब हम तीनों रेखाओं को AC, AFC, ABC को एक साथ एक ग्राफ में देखेंगे।